महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने काम किए हैं, शायद ही किसी और व्यक्ति ने इस तरह के कार्य बाबा साहब के अलावा किसी और ने किए हों। शिक्षा जो अभी तक जो बाबा साहब के समय उससे पहले तक महिलाएं जिस शिक्षा से वंचित थी, बाबा साहब ने उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत से कार्य किए। वो कहते भी थे कि मैं किसी समाज की उन्नति को वहाँ की महिलाओं की तरक्की से देखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जिन महिलाओं को पशुओं की तरह देखा जाता था, बाबा साहब ने उनको मानव माना, इंसान की तरह माना और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया। वो अधिकार जो केवल अभी तक पुरुषों को हासिल था, उन समानता का, उस शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की वजह से हम महिलाओं को भी हासिल हो पाया। और उसकी एक उदाहरण के तौर पर मैं भी हूँ कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ और यहाँ पर खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। यहाँ पर जो संख्या है वो पुरुषों की ज़्यादा है, महिलाओं की बहुत कम है, पर फिर भी ये जो कम संख्या है महिलाओं की, उसके बावजूद भी वो हम इस बात को एक संकेत के रूप में ले सकते हैं। हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है संख्या चाहे बेशक कम ही है, वो बाबा साहब की ही कारण है। यहाँ हम बोल पा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। ना केवल शिक्षा, लैंगिक समानता की बात हो, मताधिकार की बात हो, मताधिकार जो हमें वोट देने का अधिकार है, बहुत से देशों में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है वोट देने के लिए, क्योंकि पुरुषों को ही अधिकार था, महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पर बाबा साहब ने संविधान निर्माण के समय ही हमें भारत राज्य की महिलाओं को ये अधिकार दिया और इसके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसीलिए भी शायद हम लोग कहीं ना कहीं एक जो उनका मूल्य है, उनका सम्मान है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें ये चीज़ें बाबा साहब क्योंकि दूरदर्शी थे, उन्होंने दी है, हमें इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो इस सम्मान के लिए हमें बाबा साहब का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ हिंदू कोड बिल, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था, परंतु उसकी वजह से जो हमें संपत्ति का अधिकार, तलाक लेने का और बच्चे गोद लेने का, ये तमाम जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो सब बाबा साहब की वजह से मिल पाए हैं। और ये अधिकार हमें हमेशा याद रखने चाहिए और अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सभी अधिकारों को खुद के लिए तो संजोए रखें। साथ ही साथ जो हमारे साथीगण हैं या जिनको भी जरूरत है, अपने स्तर पर जो कार्य हम कर सकते हैं, बाबा साहब के सपनों को ले जाकर आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया है वो मेरे शिक्षित अपने लोगों ने दिया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो धोखा या वो कोताही हम ना बरतें अपने कामों में। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। ये देखो एक महिला शक्ति है जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज पढ़कर एक पीएचडी कर रही है। और आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो भी देखो भारत के संविधान की वजह से ही है। IAS ऑफिसर और IR, IPS, ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से, जो महिलाओं को इतना अधिकार दिया, जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हमारे साथ खड़ी है। घर हो या बाहर हो, चाहे जंग हो या मैदान हो, कहीं भी हो, महिला शक्ति हमारे साथ बराबर से साथ देती है। इसी के लिए महिला शक्ति बाबा साहब। अब इसी के साथ में अंशु गौरव जी जो ब्रांच सेक्रेटरी है नई दिल्ली कोचिंग ब्रांच के, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, बाबा साहब ने कहा था कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अपने ज्ञान का विकास करना। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी पर्टिकुलर वर्ग की बात की हो। उन्होंने कहा था कि संविधान आपको अपना पूर्ण विकास करने का मौका देता है और इसी को राइट टू डेवलपमेंट कहा गया है। एक बार हमारे एक अधिकारी जिनसे
हम मीटिंग करने गए थे, उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14। तो मैंने कहा कि सर आपने लगता है आर्टिकल 14 सही से पढ़ा नहीं है। तो वो बोले कि राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 में, तो रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी का हनन करता है। मैंने कहा सर आपने सही से पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी विद द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो उन्होंने बोला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा सर आज जाइए और आज संविधान की किताब खोलकर आप आर्टिकल 14 पढ़ना। अगले दिन जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा था कि आप सही कह रहे थे, राइट टू इक्वलिटी के साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा जानकारी समाज विकसित करता है उतना ही ज़्यादा सम्मानित होता है। बाबा साहब जो खुद सामाजिक कुरीतियों का जिन्होंने दंश झेला, जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने ये अपने मन में ये ठान ली थी कि हमारे भारत देश के संविधान में किसी भी जो कोई भी अनुबंध हो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान लिखने से पहले 125 देशों के संविधान को अक्षर से पढ़ा और उसकी जितनी अच्छी अच्छी बातें थी जो कि टेस्टेड ओके थी, उन्होंने उन सभी बातों का एक एमलगम बनाया और संविधान का मसौदा तैयार किया, जिस पर करीब करीब 3 साल तक जो भी प्रावधान थे एक एक क्लॉज के ऊपर विस्तृत बहस हुई और संविधान सभा के 296 लोगों ने जो संविधान सभा में जिसमें पहली बार, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में महिलाओं को बहुत ही कम मौका दिया गया था, लेकिन जब भारत की सरकार पहली बार बनी और हमारी संविधान सभा बनी उसमें पहली बार 15 महिलाओं को स्थान दिया गया। लेकिन ये बात ये थी कि जो वो सभी 15 महिलाएं थी जो नारी शक्ति थी, वो समाज के एक बहुत ही ताकतवर वर्ग से आती थी, राजकुमारी अमृत कौर हो या सुचेता कृपलानी जी हो। लेकिन बाबा साहब ने अपने संविधान को जब लिखा तो उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग, संवेदनशील से संवेदनशील वर्ग से आने वाली महिलाओं को सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर अधिकार मिलना चाहिए। इसका आज इसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला है। तो मैं ऐसी समाज की बहुत सारी बच्चियों को जानता हूँ जो गांधी पीस एंड स्टडीज में क्या कहते हैं PhD कर रही हैं, हिंदू कोड बिल के ऊपर स्टडीज कर रही हैं। और मैंने एक बार हमारी एक बड़ी बहन थी, उसने बोला कि इस मतलब पूरे खानदान में मैं ही पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और तुम लोग सब बीटेक कर करके सब ग्रेजुएशन हो गए, तो लेकिन कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत धक्का लगा कि बाबा साहब के समाज का एक व्यक्ति और अपने घर में ये बात की वो खेल रहा है कि वो मतलब ऐसे ग्रेजुएशन है। तो साथियों, मैंने उसके बाद 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया लगातार, वेरी गुड। और मैं एक दिन पढ़ रहा था मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन कौन है, तो उसमें श्रीकांत जिचकार जी का नाम आ रहा था। बाहर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाबा साहब पहले स्थान पर हैं, और भारत में ही नहीं विश्व के उन चुनिंदा लोगों में है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जैसे कि रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो श्रीकांत जिचकार जी को मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन माना जाता है। तो एक दिन मैंने ये मन में ठान ली कि अगर बाबा साहब प्रथम नंबर पे हैं तो दूसरे नंबर पर मैं ही क्यों नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने ये एक कुछ दिन से प्रण कर लिया कि मैं कुछ और कर पाऊँ चाहे नहीं कर पाऊँ, लेकिन शिक्षा में मैं अपना ऐसा स्थान बनाऊंगा कि जो हमारा समाज, मेरा खानदान और मेरा जो समाज है वो पीढ़ियों तक मुझे याद रखेगा। तो जो बाबा साहब ने कहा कि जो हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कल्टीवेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है इसका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जब पहला नारा दिया अपना, तो उन्होंने एक लाइन में लिखा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके लिए आपको शेरनी के पेट से पैदा होने की जरूरत नहीं है। तो और जब समाज को उन्होंने कहा कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन बड़ी दुखद घटना ये है कि हमारा समाज 5000 सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, वो वाला जो स्टेप है वो सबसे बाद
हमारा संघर्ष गलत दिशा में चला जाता है कई बार। और हमने बाबा साहब की जो उन्होंने शिक्षाएं दी, कई बार क्या होता है कि हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और इसी वजह से वो बाद में हमारे अंडर डेवलपमेंट का कारण भी बनता है। इसलिए मैं अपने समाज के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर नारी, हर पुरुष को, हर बच्चे को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा को ही हम अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य यदि बना लेंगे तो बाकी सारे काम शिक्षा पर ही आश्रित रहते हैं। जब एक बार हमारा दिमाग उन सभी मूल भावनाओं को समझने लगेगा तो बाकी सारा डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं तो कहता हूं कि शिक्षा के जो द्वार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर खोल देने चाहिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान का संपूर्ण विकास कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी से कहना चाहता हूं, जय भीम, जय भारत।